Okay, so welcome to Human Eye and Colorful World, Lecture 1. Good evening everyone. Okay, तो Human Eye Colorful World में कुछ selected topics हैं, वहीं से हम start करेंगे. Okay, तो सबसे पहले moving towards the first topic and that is dispersion through prism. Okay, now coming to the board. या जिसको आप कह सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, क्योंकि ये सब रिफ्रैक्शन कंटिन्यूड है. ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म जो कि मेन टॉपिक है. तो देखो, प्रिज्म की अगर हम बात करें ठीक है, अगर हम प्रिज्म की बात करें तो सबसे पहले प्रिज्म का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है कि प्रिज्म कहते हैं किसको. तो प्रिज्म बेसिकली एक 3D स्ट्रक्चर होता है, एक सॉलिड है. क्या है? सॉलिड है बेसिकली. ठीक है, और कैसा सॉलिड है? ऐसा सॉलिड है जिसमें जो दो पॉलीगन्स हैं वो आपस में पैरेलल होने चाहिए. जैसे मान लो, जैसे यहां पे ये क्या है? इट्स अ प्रिज्म. ठीक है, ये क्या है? इट्स अ प्रिज्म. ठीक है, अब यहां पे ये कौन सा प्रिज्म है? ट्रायंगुलर प्रिज्म है. क्यों इसको प्रिज्म कह रहे हैं? बाय डेफिनेशन जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट उसमें ये कंडीशन मिलेगी, दैट विल एक्ट एज अ प्रिज्म. यहां पे जो आपके कोर्स में वो कौन सा है? ट्रायंगुलर प्रिज्म. ठीक है, अब प्रिज्म उसको कहते हैं जिसमें दो पॉलीगन्स, मिनिमम पॉलीगन यानी मिनिमम साइडेड पॉलीगन क्या होता है? ट्रायंगल. ठीक है, जैसा कि यहां पे दिख रहा है. तो दो पॉलीगन्स आपस में क्या होना चाहिए? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको भी दिख रहा है? इज इट विजिबल? श्वेता कह रही नहीं दिख रहा है. अच्छा रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ. कम इन. मैं ड्रीम 11 में तो लोग मतलब कितना कितना जीत रहे हैं. आ जाओ. 50-50 रुपए लगा के 1-1 करोड़ रुपए, मतलब क्या ये सत्य है? वो खबर एक आई थी, हालांकि वो एक रेप्यूटेड न्यूज चैनल पे आई थी. जी आज आई. ओके, तो यस, अब विजिबल है. ठीक है, तो अब देखो प्रिज्म की अगर हम बात करें तो प्रिज्म क्या होता है? जैसे यहां पे ये दो पॉलीगन है, यहां पे पॉलीगन क्या है? ट्रायंगल. तो प्रिज्म वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें दो पॉलीगन आपस में क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए. तो देखो ये दो ट्रायंगल्स आपस में पैरेलल हैं. तो पहली कंडीशन प्रिज्म बोलने के लिए क्या होती है कि दैट दोस टू पॉलीगन्स मस्ट बी पैरेलल होनी चाहिए. उसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या होती है कि जो बाकी के साइड्स होते हैं वो क्या होना चाहिए? पैरेललोग्राम. ये दिख रहा है? देखो ये क्या है? एक पैरेललोग्राम. उसके बाद ये क्या है? एक पैरेललोग्राम. और उसके बाद ये क्या है? एक पैरेललोग्राम. वहीं समझ में आया? तो बाय डेफिनेशन अगर हम प्रिज्म को देखें, ठीक है, बाय डेफिनेशन अगर हम प्रिज्म को देखें
तो दो पॉलीगन्स पैरेलल होना चाहिए, बाकी जो है वो क्या होने चाहिए, पैरेललोग्राम होने चाहिए, जैसा कि हमें यहां पे दिख रहा है। ठीक है, ये प्रिज्म जो है हमें यहां पे दिख रहा है। तो दो साइड्स यानी दो ट्राइंगल्स पैरेलल हैं, तो जो पॉलीगन्स पैरेलल होते हैं उसके बेस पे नाम होता है। जैसे यहां पे दो ट्राइंगल्स पैरेलल हैं, इस वजह से ये ट्राइंगुलर प्रिज्म है। ठीक है, अगर यहां पे स्क्वायर आ जाता है तो स्क्वायर प्रिज्म। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो यहां पे जो आपके कोर्स में ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में जिस प्रिज्म की बात हो रही है वो प्रिज्म कौन सा है, ट्राइंगुलर प्रिज्म। तो जाहिर सी बात है यहां पे जो लाइट और रिफ्रैक्शन पैटर्न हम स्टडी करेंगे वो कौन सा होगा, दैट विल बी ट्राइंगुलर प्रिज्म। ठीक है, वो ट्राइंगुलर प्रिज्म की बात होगी। ठीक है, उसी पे बेस्ड हम सारी चीजें करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हम जो स्टडी कर रहे हैं पहला टॉपिक ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में, एक बार मैं चेक कर लूं। ठीक है, दैट इज व्हाट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, और इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द डिस्पर्जन। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन डिस्पर्जन क्या है, द स्प्लिटिंग अप of white light into 7 colors। बहुत सिंपल चीजें हैं। into 7 colors after passing through prism, इसीलिए रेनबो फॉर्मेशन में देखो जो रेन के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो प्रिज्म का काम करते हैं। ठीक है, तो आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म is called dispersion। is called dispersion of light। तो ये फिनोमिनन क्या है, डिस्पर्जन है। दैट इज जब प्रिज्म से पास होगा then dispersion will take place। ठीक है, अब यहां पे हम जो उसका ट्रायंगुलर पार्ट है उसको सामने रखते हैं। क्लियर? अब इसका मतलब ये हो गया कि जब एक व्हाइट लाइट पास कर रही है, ठीक है, दिस इज द व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट किसको कहते हैं, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कलर्स, 7 कलर्स बेसिकली। तो व्हाइट लाइट आ रही है, दैट कुड बी आर्टिफिशियल, दैट कुड बी नेचुरल। तो इसके बाद वो क्या करती है, मींस व्हेन इट एंटर्स, क्योंकि यहां पे आपको इजी करने के लिए आपको सिर्फ एक रे दिखाई जाती है। पॉइंट समझ में आया? लेकिन अगर हम बात करें प्रैक्टिकली, इसको देखें, चलो जब तक ये ओपन हो रहा है, अब क्या होगा, जाहिर सी बात है ए बी के ऊपर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ए बी के ऊपर इस टाइप से नॉर्मल आएगा। ठीक है, क्लियर? इसको मैं चलो और स्ट्रेट बना दे रहा हूं, इसको और मैं स्ट्रेट बना दे रहा हूं। ठीक है, दिस विल बी नॉर्मल। नाउ अब ये क्या करेगी, दैट विल रिफ्रैक्ट। जैसे एयर से ग्लास में एंटर करेगी तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल रिफ्रैक्ट। और यहां पे इस मीडियम पे यहां पे, ठीक है, ओके, देखो तो ये क्या हो गया, ये एसी पे नॉर्मल है, और ये क्या हो गया, ये एबी पे नॉर्मल। तो जब एक लाइट, हम यहां पे एक रे को कंसीडर कर रहे हैं, तो जब एक लाइट रे इंसिडेंट होगी तो जैसे ही वो एयर टू ग्लास जाएगी रिफ्रैक्ट करेगी, और फिर फाइनली जब वो ग्लास टू एयर आएगी तो वो इमर्ज कर जाएगी। ठीक है, तो चूंकि व्हाइट लाइट डिफरेंट कलर्स के बने होते हैं, पॉइंट को समझिएगा अच्छे से, व्हाइट लाइट डिफरेंट कलर्स के बने होते हैं और हर कलर की अपनी एक स्पीड होती है। मींस ऐसा नहीं है कि रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर सब एक स्पीड से मूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सबकी स्पीड क्या है, अलग अलग है। पॉइंट समझ में आया? तो
हाँ वो व्हाइट लाइट की होती है, ठीक, कॉम्बिनेशन, ठीक है। लेकिन आप इंडिविजुअल अगर कलर्ड वेवलेंथ की देखेंगे तो जो कलर्ड वेवलेंथ की लाइट है अपनी अलग अलग है, ठीक है, अपनी अपनी अलग अलग स्पीड है, ठीक है, जिसमें अभी वही चीज पे आएंगे। तो जाहिर सी बात है क्योंकि वो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है, और आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी पढ़ा, क्या पढ़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है, दैट इज C बाय V, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, कि वेलोसिटी जितनी कम होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा। पॉइंट समझ में आया? तो अब इसको बहुत अच्छे से समझना, व्हाइट लाइट है लेकिन उसमें डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट छुपी हुई है, हर कलर ऑफ लाइट की अपनी अपनी स्पीड है। तो जिस कलर ऑफ लाइट की स्पीड कम होगी उसके लिए वो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। पॉइंट समझ में आया? जिस कलर की लाइट की स्पीड सबसे कम होगी उसके लिए वो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज पर दिस रिलेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो वो कलर ज्यादा रिफ्रैक्ट करेगा। पॉइंट समझ में आया? जिस कलर की लाइट की स्पीड सबसे कम होगी उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है या कम होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब ज्यादा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब ज्यादा होता है तो रिफ्रैक्शन उतना ही ज्यादा होता है। और जिस कलर की लाइट की स्पीड ज्यादा होगी उसके लिए वो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके लिए कम हो गया तो उसका रिफ्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। इसी वजह से जब एक व्हाइट लाइट पास करती है प्रिज्म से, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की स्पीड डिफरेंट होती है, इसीलिए हर कलर के लिए उस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। इसी वजह से रिफ्रैक्शन पैटर्न जो होगा वो भी हर कलर के लिए क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी गेट हियर व्हाट, अगर हम बात करें तो वी गेट व्हाट हियर, वी गेट वॉयलेट सबसे नीचे होता है कि नहीं होता है, वॉयलेट सबसे नीचे होता है। फिर उसके बाद आता है आपका इंडिगो, ठीक है, फिर आता है आपका ब्लू, फिर आता है आपका ग्रीन, ठीक है, देन येलो, देन ऑरेंज एंड देन रेड, यानी VIBGYOR ये विबग्योर पैटर्न हमें दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हर कलर की अपनी अपनी स्पीड है। इस वजह से प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हर कलर के लिए सेम हुआ कि अलग अलग हुआ, अलग अलग हुआ। इस वजह से उनका रिफ्रैक्शन भी अलग अलग होता है। इसी वजह से हमें एक पैटर्न मिलता है स्क्रीन पे, और ये जो पैटर्न कलर का मिलता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ऑफ व्हाइट लाइट। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है। अब उस पे आपने उसको क्या बोला था, अब कैसे बोलेंगे? यहां पे स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 का आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म, ट्रांसपेरेंट मीडियम तो लेंस भी हो जाएगा, ग्लास भी हो जाएगा। तो सिंपल ग्लास अगर होगा जरूरत नहीं कि वो डिस्पर्जन करे, ठीक है, क्लियर। तो यहां पे वही चीज है कि विबग्योर, विबग्योर ये जो हमें स्क्रीन पे मिल रहा है ये क्या है, दिस इज व्हाट द कलर पैटर्न, और इसी कलर पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द यस स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। अब यहां से रिलेशन से क्या समझ में आया, वेलोसिटी ऑफ वायलेट इज लेस देन, क्योंकि सबसे ऊपर रेड है, वेलोसिटी ऑफ रेड, तो इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट will be greater than refractive index of red. तो refractive index of violet color for violet color will be more, इसीलिए violet में क्या होता है, रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा, और रेड में रिफ्रैक्शन सबसे कम, और इन बिटवीन जो कलर्स हो गया वो उसके अकॉर्डिंग होता रहेगा। यस यस, ठीक है। नहीं, वहां पे दूसरा रीजन है, दैट इज स्कैटरिंग, स्कैटरिंग वो अलग है, डिस्पर्जन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, ये तीन फिनोमिनन इसमें पढ़ने हैं, तीनों अलग अलग हैं,
ठीक है, वहां पे डिस्पर्जन नहीं है, यही चीज समझना है। चलो अब इसको जो है हम समझते हैं, सी है अब देखो, जैसे ही हमने व्हाइट लाइट पास की, यू सी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, वायलेट सबसे ज्यादा नीचे हुआ, ठीक है, और रेड ऊपर। पॉइंट समझ में आ गया? अगर हम इसी चीज को रे की फॉर्म में देखें, बहुत ध्यान से देखना इस डिफरेंस को, अभी कौन सी है? रेड, ठीक है। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, हम आएंगे ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, ठीक है। देखो जैसे जैसे नीचे हम जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पे, ये बताओ और शिफ्ट रे में कहां हो रहा है? नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ? नीचे हो रहा है ना, क्योंकि वॉयलेट की स्पीड सबसे कम है, इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट कलर के लिए सबसे ज्यादा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा उतना रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। तो देखो स्पीड, यानी कि स्पीड जितनी ज्यादा होती चली जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम, इसीलिए रिफ्रैक्शन कम हो रहा है। तो रेड हमें ऊपर दिख रहा है और वॉयलेट हमें कहां दिख रहा है? नीचे दिखाई दे रहा है। पॉइंट समझ में आया? तो यहां पे जो स्पेक्ट्रम बन रहा है वो क्यों बन रहा है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ द कलर वेवलेंथ ऑफ लाइट। उसमें जितने कलर्स हैं उन सब की स्पीड अलग अलग, इसी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस सबके लिए अलग अलग, इसी वजह से रिफ्रैक्शन भी उनका क्या है? डिफरेंट, दैट इज फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। अब जैसे हमने बात किया था, यहां पे देखो क्लियर। अब ये नॉर्मल जो है हम रेड पे ही ले आते हैं, चलो थोड़ा सा इजीली विजिबल हो जाएगा। अब देखो ये नॉर्मल यहां पे है, ठीक है, और ये नॉर्मल यहां पे। तो इसका मतलब जब एक रे इंसिडेंट होती है तो नॉर्मल पे क्या करती है? रिफ्रैक्ट, फिर नॉर्मल से क्या करती है? इमर्ज करती है। ये पॉइंट समझ में आ गया? अब यहां पे हमें क्या रिलेशन ध्यान में देना है और वो क्या क्या है, इस चीज को हम समझेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको मिटा दूं, ठीक है। क्या चीज? प्रिज्म में डिस्पर्जन होगा, लेंस जो भी ऑब्जेक्ट प्रिज्म की तरह एक्ट करेगा वो डिस्पर्स करेगा, दैट्स इट, डिस्पर्जन फिनोमेनन, ठीक है। क्या चीज? लेंस में अगर वहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, पॉइंट को समझिएगा, लेंस अगर मोटा कर दोगे तो वहां पे ट्रैवल करने के लिए पाथ मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे रेट जाएगी, तो वहां पे एक पर्टिकुलर एंगल पे डिस्पर्जन दिख सकता है। स्केल में दिखता है, आप देखिए धूप आ रही है, आप स्केल को रख दो, आपको कलर पैटर्न दिख रहा है, दैट मींस दैट इज एक्टिंग लाइक ए प्रिज्म, दैट्स इट। वही मैं कह रहा हूं, देखो एक चीज समझो, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर चीज में, यहां पे भी तो रिफ्लेक्शन हो रहा, दिख रहा है कि नहीं? रिफ्लेक्शन दिख रहा है कि नहीं? इसके अंदर रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, लेकिन यहां पे मेन फिनोमिनन क्या है? रिफ्रैक्शन। वो डिपेंड करेगा कि एंगल क्या पड़ रहा है, सामने ऑब्जेक्ट क्या है, लेंस या वो रिफ्रैक्टिंग मटेरियल कितना ज्यादा पॉलिश्ड है, कितना ज्यादा क्लीन है, इन सारी चीजों पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहां पे हम एक पर्टिकुलर फिनोमिनन को स्टडी करते हैं कि डिस्पर्जन के लिए प्रिज्म रिक्वायर्ड है। रिफ्रैक्शन तो हो ही रहा है, अब आप कहेंगे कि यहां पे रिफ्रैक्शन तो हो ही रहा है, लेकिन वो रिफ्रैक्शन पैटर्न इज क्वाइट डिफरेंट, दैट्स व्हाई इट इज क्रिएटिंग व्हाट? अ बैंड ऑफ 7 कलर्स। नहीं होगा, वही तो बता रहा हूं। मेथड मतलब बेटा, जब डेफिनेशन की बात होती है ना, जब डेफिनेशन की बात होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम बोलेंगे स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, बचपन में पढ़ा होगा तो यही पढ़ा होगा। अब आप क्लासेस, अभी आप मास्टर्स में चले जाओगे तो वहां पे यही बच्चों वाली डेफिनेशन लिखी जाएगी? नहीं, वो डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं कहा जा रहा है कि वो डेफिनेशन ही रॉन्ग है, दैट डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट। और डेफिनेशन उसको कहते हैं, उस स्टेटमेंट को कहते हैं जो उस पर्टिकुलर चीज को कंप्लीटली डिफाइन कर दे।
इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना है जब यहां पे बोल रहा है कि पास आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म, चाहे वो रेन ड्रॉपलेट हो चाहे वो कोई हो, तो व्हाई यू आर मेकिंग सो मच कॉम्प्लिकेटेड? एक्टिंग लाइक ए प्रिज्म का क्या मतलब? पासिंग थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म को सिर्फ यही क्यों समझ रहे हो? ये तब तुम्हें माइंड में आ रहा है, इसलिए मैंने शुरू में क्लियर कर दिया कि प्रिज्म बाय डेफिनेशन क्या है। आपको प्रॉब्लम इसलिए अभी हो रही है क्योंकि आप प्रिज्म को अभी भी यही समझ रहे हैं। यहां पे जो हम कोर्स में पढ़ रहे हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म के ऊपर पढ़ रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। अब यहां पे जब एक रे इंसिडेंट होती है तो जैसा कि हमने देखा कि वो क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी और फाइनली क्या कर जाएगी, इमर्ज कर जाएगी, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट नॉर्मल्स, तो एक नॉर्मल हम ऐसे बना लेते हैं और एक नॉर्मल ऐसे बना, ठीक है। इसको बना लीजिए, चलिए बना लीजिए। ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल से एंगल बनता है, ठीक है। चलो इतना पहले बना लो, नहीं तो कॉम्प्लिकेट, लेकिन जल्दी, मेक इट फास्ट, क्योंकि इन सब से डायग्रामेटिक क्वेश्चन आना बहुत चांसेस है। हो गया? ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस, यानी जो इमर्ज कर रही है रे, क्योंकि हमेशा एंगल नॉर्मल से ही हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस। ट्रायंगुलर प्रिज्म में ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस वन। कब? जाहिर सी बात है, अगर आप प्रिज्म को ऐसे रोटेट कर दोगे तो लाइट रे अगर दूसरे सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है तो सी एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? ठीक है। अगर लाइट रे इधर से इंसिडेंट हो रही है या इधर से इंसिडेंट हो रही है तो बी हो जाएगा। तो यहां पे ए बी सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, दैट्स व्हाई एंगल ए इज व्हाट, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो यहां पे ए क्या है, व्हाट इज ए, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब जो आगे बताऊंगा उसको ध्यान से समझना। ये जो इंसिडेंट रे आई थी, इसको जाना तो ऐसे था ना, पॉइंट समझ गए? थोड़ा और इसको क्लियर कर, इसको जाना तो ऐसे था, लेकिन एयर से जैसे ही ग्लास में एंटर की, रिफ्रैक्ट कर गई, जो कि मेन रे हम सॉलिड से शो कर रहे हैं, ठीक है। रिफ्रैक्ट कर गई और इसको निकलना तो ऐसे था अगर देखा जाए तो, लेकिन चूंकि एयर मीडियम मिल गया तो अब वो क्या कर चुकी है, ठीक है। तो अब देखो वो इमर्ज कर रही है ऐसे, क्लियर? पहले मुझे बनाने दो, बहुत ध्यान से समझना। रे जानी थी इंसिडेंट ऐसे, लेकिन अब इमर्ज हो रही है ऐसे। जानी थी कैसे, इस डायरेक्शन में, लेकिन इमर्ज हो रही है इस डायरेक्शन में। मतलब जा रही थी ऐसे, अब डेविएट हो गई, अपने ओरिजिनल पाथ से हट गई, ठीक है। तो जितने एंगल पे वो हटी है अपने ओरिजिनल पाथ से, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। फिर से समझो, ये जो इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, वो इंसिडेंट रे ऐसे निकलनी चाहिए थी ना, लेकिन प्रिज्म आ गया बीच में, यानी ग्लास आ गया, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि अब रे जो सीधा जानी निकलनी थी, वो अब इस रास्ते से निकल रही है, ठीक है। तो जाना ऐसे था लेकिन अब मुड़ गई, तो ये क्या कहलाएगा, डेविएशन कहलाएगा, ठीक है। तो जितना डेविएट की है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल डी क्या कहलाएगा, एंगल डी विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। यहां तक बना लो, यानी ओरिजिनल पाथ से कितना, ग्लास स्लैब को याद करो, ओरिजिनल पाथ होता था लेकिन लैटरली डिस्प्लेस कर गया, निकल वहां से रहा है,
तो वो जितना खिसक गया अपने ओरिजिनल पाथ से उसको हम कहते थे लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे कि जो रे जा रही है अब वो प्रिज्म के से जब पार कर रही है तो उस रास्ते से नहीं दूसरे रास्ते से इमर्ज कर रही है, तो कितना एंगल पे डेविएट कर गई उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। इसको यहां तक बना लो, लिख लो। ठीक है, बस आपको यही सब ध्यान देना है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, डेविएशन क्या है, ई क्या है, आर क्या है, आई क्या है। इतना सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद, सैंपल पेपर्स को देखने के बाद अब अंदाजा हो जाना चाहिए कि किस टाइप से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग सो मच टाइम हियर, क्योंकि एक फिगर आ गया, अब इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है आराम से, 1 मार्क का क्वेश्चन होगा। तो अब रिलेशन क्या है, एंगल ऑफ, अब ये सब प्रूफ यहां पे नहीं है, दैट यू विल डू इन +2। एंगल ए प्लस एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल आई प्लस एंगल ई, ये रिलेशन होता है। ठीक है, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, ये रिलेशन होता है, दैट्स इट। तो क्या डिस्पर्जन होता है, प्रिज्म क्या होता है, कौन कौन से एंगल्स बनते हैं, एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, रीजन क्या है डिस्पर्जन का, वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं, स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे कौन सा कलर मिलेगा, सबसे ऊपर कौन सा कलर मिलेगा, स्पीड किस वेवलेंथ की सबसे कम होगी, किस वेवलेंथ की सबसे ज्यादा होगी, उससे उसके डिस्पर्जन पे क्या फर्क पड़ेगा, N=C/V रिलेशन, ये सारी चीजें डिस्कस कर लिए। 8 टॉपिक्स डिस्कस किए अभी बैठ के हम लोग। ठीक है, मतलब 8 MCQs। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं, रेनबो फॉर्मेशन। एंगल है, जैसे देखो यहां पे ये है, ठीक है, अब ये इंसिडेंट इस पे हो रहा है तो एंगल ए ये हो जाए, एंगल ऑफ प्रिज्म ये हो जाएगा। अब मैं इसको घुमा दूं तो ए इधर आ गया, बी इधर आ गया, तो ये जो इंसिडेंट रे अब किस पे है, बीसी पे। ठीक है, तो अब एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो जाएगा, एंगल बी। जिधर इंसिडेंट, अगर इधर इंसिडेंट है ऐसे कर दो, ठीक है, ऐसे कर दो, सीधा कर दो, जैसे मर्जी। इंसिडेंट किस सरफेस पे हो रही है, ठीक है, दिख रहा है। तो जिस सरफेस पे इंसिडेंट है ऑब्वियसली जो टॉप एंगल है दैट विल बी एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, उसको कंसिडर किया। पॉइंट समझ में आ गया, और कोई डाउट किसी का? चलो, कम टू रेनबो फॉर्मेशन। अब चूंकि यहां पे हमें कुछ लिखना नहीं है, पॉइंट को समझिएगा, हमें कोई सब्जेक्टिव आंसर नहीं करना है। तो रेनबो फॉर्मेशन कब होता है तो उसको हम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। जो रेन ड्रॉप्स होती हैं यानी बारिश, क्योंकि रेनबो फॉर्मेशन क्या होता है, बारिश से पहले, बारिश के बाद, बारिश के बाद, बारिश के बाद होता है। ठीक है, उसके बाद अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सन, ये दूसरा एमसीक्यू हो गया। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सन, यानी सन अगर पीछे है तो फिर आपको सन के अपोजिट देखना पड़ेगा, तब जाके रेनबो दिखेगी। ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सन। अभी 15 डेज पहले यहां पे रेनबो बनी थी। हाँ, अब नहीं, वो जो पहली वाली बारिश हुई तब मैंने देखा, मतलब बनी होगी उसके बाद भी, क्योंकि जब बीच में बारिश हुई धूप निकली नहीं थी तो हम लोगों सही से दिख ही नहीं सकते, क्योंकि धूप निकलने का मतलब नहीं कि सूरज ही दिखे, ऐसा भी जरूर नहीं, बट हाँ सनलाइट प्रॉपर वे में होनी चाहिए। तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सन, ये हमें दिखेगा। अब रेनबो फॉर्मेशन होता क्या है, रेन ड्रॉपलेट्स जो होती हैं दे आर एक्टिंग लाइक स्मॉल प्रिज्म। अब एक रेन ड्रॉपलेट को हम थोड़ा जूम करके देख लेते हो क्या रहा है, ये रेन ड्रॉपलेट। अब इधर देखें सब लोग बोर्ड पे, अब हो क्या रहा है कि जैसे ही व्हाइट लाइट इससे पास करती है, और ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि प्रिज्म की तरह एक्ट कर रहा है। मैं कुछ बस रेस को दिखाऊंगा ताकि आप लोग को समझ में आए।
रेन ड्रॉप है, यहां पे थिन फिल्म की तरह मैं दिखा रहा हूं। ऐसा नहीं होगा कि वो थिन फिल्म एकदम पतली सी होगी, ये सरफेस एकदम पतला थोड़ी होगा। हाँ, वही चीज मैं बता रहा हूं। प्रिज्म यहां पे ये जो रेन ड्रॉप प्रिज्म की तरह एक्ट कर रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, प्रिज्म क्या कर रहा है। अब ये बताइए, जब वो प्रिज्म में एंटर करती है व्हाइट लाइट, तो यहीं से शुरू हो जाता है ना, क्योंकि यहीं पे तो ग्लास मिला है उसको। पॉइंट समझिएगा, ग्लास यहां पे थोड़ी मिल रहा है, वो तो यहां पे जब एंटर करता है, देखो फिर से देखो गौर से, नहीं नहीं फिर से देख लो, ये देखो, हालांकि ये जूम नहीं हो पाएगा, यहीं पे, यस, यहां पे तो फाइनल इमर्जेंस हो रहा है ना, यहां पे तो फाइनल इमर्जेंस हो रहा है, लेकिन स्पीड की वजह से स्प्लिटिंग कहां पे हो रही है, वो यहीं से स्टार्टिंग हो जाएगी। पॉइंट समझ में आ गया। जितना आप करोगे उसको, यस, ठीक है। तो अब यहां पे जो मैं ये दिखा रहा हूं, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली, मतलब एकदम प्रैक्टिकली मैं नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि डायग्राम अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें आप नहीं बना सकते। तो हो क्या रहा है बेसिकली, यहां पे एक रेन ड्रॉपलेट होती है, वहां पे तो करोड़ों होती हैं, ठीक है। तो हम इस मैकेनिज्म को समझना चाह रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो याद कीजिए, जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे तो हमने क्या किया था, यस सर, व्हाट हैपेंड, नहीं नो सर, अच्छा ये पहले का मैसेज है, सॉरी। वहां पे हमने पढ़ा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, याद है कि रिफ्रैक्शन जब होगा, सब भूल गए होगा ना, हम की चीज ही नहीं है सर, क्या क्या काम क्या क्या करें सर, क्या क्या याद रखें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन इस एंगल पे अब सिर्फ क्या हो रहा है, ग्लास से लाइट इंसिडेंट हो रही है और ग्लास ही में रिफ्लेक्ट कर जा रही है। तो ऐसा एंगल जिस पे ये फिनोमिनन दिखता है, मतलब वहां पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, अंदर ही अंदर क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। और इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपको जो डायमंड शाइन करता है ना, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से करता है, ठीक है। दैट इज द आंसर। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, यहां पे भी क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब ये जो लाइट रे है यानी रेड वाली, अब क्या होगी, पॉइंट समझ में आया, इस तरीके से, इस वजह से आपको वो इतना फैला हुआ स्पेक्ट्रम दिखता है, ठीक है। दैट्स वाई। तो यहां पे क्या हो रहा है, इसको समझना जरूरी है। सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो रेन ड्रॉपलेट है वो तो प्रिज्म की तरह एक्ट कर रही है, उसके बाद क्या हो रहा है, प्रिज्म की तरह एक्ट कर रही है, उसके बाद डिस्पर्जन हो रहा है, डिस्पर्जन के साथ साथ टोटल इंटरनल, डिस्पर्जन के साथ साथ यहां पे क्या हो रहा है, यस, ये याद रखिएगा, डिस्पर्जन तो हो ही रहा है, डिस्पर्जन तो हो ही रहा है, साथ साथ यहां पे क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तब जाके हमें क्या दिखाई देती है, रेनबो दिखाई देती है। और अगर आप दूर से जाके देखें तो वो जो रेनबो आपको ऐसे दिखाई देती है, बेसिकली इट्स व्हाट, ठीक है, क्योंकि हम अपर हाफ देख रहे होते हैं ना, इस वजह से हमें आधी दिखाई दे रही होती है। पॉइंट समझ में आया। हालांकि वो क्या बनती है, इट्स लाइक अ कंप्लीट रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। बहरहाल तो यहां पे हो गया। और कभी कभी जो मेन आपको शार्प रेनबो दिखती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द प्राइमरी रेनबो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रेनबो। और कभी कभी आपको उसके बराबर में उसके नीचे एक हल्की धुंधली फेंट रेनबो भी दिखाई देती है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो। यस, प्राइमरी रेनबो एकदम शार्प दिखाई देगी आपको, एकदम क्लियर दिखाई देगी,
और कभी कभी उसी के पास ही आपको धुंधली धुंधली रेनबो, जाहिर सी बात है रेन ड्रॉपलेट्स एक पैटर्न में है, ठीक है। तो वो रेन ड्रॉपलेट्स अब बहुत सारे करोड़ों की तादाद में, मिलियंस बिलियंस की तादाद में वो रेन ड्रॉपलेट्स पूरे फैले हुए हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि रेन ड्रॉपलेट्स कितने करीब कितने दूर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, सूरज की रोशनी के ऊपर डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ रेन ड्रॉपलेट्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा। बहरहाल उतना डिटेल में नहीं जाना है, बस हमें ये याद रखना है कि रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है। एंड रेनबो फॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ डिस्पर्जन प्लस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये याद रखने वाली चीज है फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तब जाके एक रेनबो बनती है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट। हालांकि यहां पे अगर देखो रियलिटी में अगर और रियल बनाना हो, बहुत ध्यान से समझिएगा, तो इसको मुझे और क्या करना पड़ेगा, यहां पे भी मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन, मतलब ऐसे, समझ रहे हो ना, मतलब और एकदम करेक्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इधर से निकल रहा है। ये पॉइंट समझ में, अगर रियलिटी में देखे तो इस टाइप से हो रहा है, ठीक है। वहां पे मैंने पूरा ऐसे निकलते हुए दिखा दिया था, क्या कौन सा, अब यहां पे रेक्टेंगुलर प्रिज्म होगा। मैंने क्या बताया, हर प्रिज्म क्या अलग अलग है, यहां पे जो बताया गया वो ट्रायंगुलर प्रिज्म का बताया गया। अब यहां पे रेनबो, अब वहां पे वो स्केल है वो प्रिज्म की तरह एक्ट कर रही है, तो वी हैव टू सी द माइन्यूट डिटेल्स ऑफ इट, तब जाके हम बता पाएंगे। या सिर्फ यहां पे सिर्फ यही पढ़ना है, इसके आगे भी पढ़ना है कुछ, बेटा वही मैं कह रहा हूं कि ये सारी चीजें सब कुछ एक ही क्लास में जानना क्यों जरूरी होता है। अब एंगल यहां पे अगर पूछ रहा होता कि ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, यहां पे कितने सारे नॉर्मल्स होंगे, रेन ड्रॉपलेट्स के शेप के ऊपर डिपेंड करेगा। तो रेन ड्रॉपलेट प्रिज्म की तरह एक्ट कर रहा है, ये बहुत ही हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही हाई लेवल टॉपिक है, पॉइंट समझ में आए। दिस इज नॉट लाइक ट्रायंगुलर प्रिज्म यहां पे जो रखा हुआ है, क्लियर। हाँ चलो आगे बढ़ते। अब एक और टॉपिक जो रह गया वो ये रह गया है कि ठीक है, व्हाट इफ कि अगर दो ट्रायंगुलर प्रिज्म को हम मिला दें, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जब व्हाइट लाइट एंटर करेगी तो डिस्पर्जन होगा, फिर उसके बाद जब डिस्पर्जन हम दो रे में दिखा देते हैं, ठीक है, ये डिस्पर्जन हो रहा है, फिर उसके बाद ये व्हाइट लाइट के फॉर्म में इमर्ज कर जाए। दैट इज द सिंपल आंसर, ठीक है। मींस व्हाइट लाइट यहां पे एंटर करेगी, तो अगर आप दो प्रिज्म को एक साथ जोड़ दोगे, अगेन यू विल गेट ऑन स्क्रीन व्हाट, दैट इज द व्हाइट लाइट, दैट्स इट। बस यही है, क्योंकि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ना, यहां पे सिर्फ हमें एक्सप्लेनेशन इसलिए मैं कर रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, बाकी तो आपको एमसीक्यू करना, वहां कुछ लिखना तो है नहीं। कौन सा न्यूमेरिकल्स नहीं है, न्यूमेरिकल्स कहां है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, पिछला चैप्टर है। n इज इक्वल टू सी बाई वी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पिछला चैप्टर है, वो रिलेशन है। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट, मिटा दो। तो ये था डिस्पर्जन। अब नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो अब उसमें जो एग्जांपल्स पढ़ेंगे उसका रीजन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा। डिस्पर्जन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जिस टॉपिक में जो एग्जांपल्स पढ़ेंगे उसका वो रीजन है।
रेनबो फॉर्मेशन के पीछे आपका डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वही समझ में आया। और डिस्पर्जन क्या है वो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब हम सेकेंड मेन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन किसको कहते हैं? व्हेन द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर की वजह से जब रिफ्रैक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लो ये अर्थ है और इसके ऊपर एनवेलप ऑफ एटमॉस्फेयर होता है, ये पूरा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स हैं। वी हैव ट्रोपोस्फियर, वी हैव स्ट्रेटोस्फियर, वी हैव मेसोस्फियर, वी हैव थर्मोस्फेयर एंड वी हैव एक्सोस्फियर। तो ये क्या हो गई? ट्रोपोस्फियर। ये क्या हो गई? स्ट्रेटोस्फियर। ये हो गई मेसोस्फियर। ये हो गई थर्मोस्फियर। ये हो गई एक्सोस्फियर। और फाइनली वी हैव स्पेस। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो लाइट रे दूसरे स्टार से, सन से, या फिर दूसरे जो लाइट सोर्सेज हैं यूनिवर्स में, उनसे जो लाइट रेज आ रही हैं, क्योंकि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो वो ट्रैवल लाखों साल पहले की होगी और अभी तक चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। तो जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है, मान लो, तो ये जो एटमॉस्फेरिक लेयर है क्या कांस्टेंट है? इनका कॉन्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट है। एक पर्टिकुलर प्लेस पे जितना अमाउंट ऑफ गैस होना चाहिए वो उतना ही रहेगा, ना मूव करेगा, ना इधर चलेगा, ना उधर, सब करेगा ना। इसका मतलब है कि जो ये अर्थ का एटमॉस्फेरिक लेयर है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, और जब चेंज करेगा तो उसी प्लेस पे कभी डेंस होगा, कभी रेयरर होगा, कभी डेंस होगा, कभी रेयरर होगा। इसी वजह से जब एक लाइट रे एंटर करती है तो कभी लाइट रे इधर रिफ्रैक्ट कर रही है, कभी इधर कर रही है, कभी इधर कर रही है, सॉरी, और ठीक है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स की वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दैट्स इट। वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, वो अभी थर्ड टॉपिक है। ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। मैंने टॉपिक खत्म थोड़ी किया है, मैंने भी इंट्रोडक्शन दिया है। जस्ट वेट, लेट मी गिव एग्जांपल्स। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन किसको कहेंगे? द रिफ्रैक्शन व्हिच इज टेकिंग प्लेस थ्रू एटमॉस्फेयर, ड्यू टू एटमॉस्फेयर, इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब सबसे पहला रीजन इसकी वजह से क्या? ठीक है, तो जो स्टार्स होते हैं वो हमें जो दिखाई देते हैं वो दूर दिखाई देते हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। और रीजन क्या है उसके पीछे? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मींस स्टार्स अपीयर हायर in position than they actually are. ठीक है, अब मान लो एक स्टार है, मैं इसको करीब से यहीं पे दिखा दे रहा हूं। ये एक स्टार है, ठीक है। अब क्या हुआ? इससे लाइट रे एंटर की, रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। यहां पे आई है, जो एक बंदा है, जो ऑब्जर्वर है, वो यहां पे। तो जाहिर सी बात है जब लाइट रे आ रही है तो ऑब्वियसली वो यहां पे अपीयर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था लाइट जहां से आती हुई दिखाई देगी, इमेज वहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो इसका मतलब स्टार जो यहां पे दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई देगा? थोड़ा सा ऊंचा, थोड़ा सा। अब आप कहेंगे कंपेयर किससे कर रहे हैं? कंपेयर किसी से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल स्टार है वो आपको दिख ही नहीं रहा। वो जो स्टार दिख रहा है दैट इज नॉट, क्योंकि ऑलरेडी लाइट कहां पहुंच चुकी है, यानी स्टार तो ट्रेवल कर रहा है ना। अब उससे निकली हुई जो लाइट रे है, पॉइंट को समझिएगा, स्टार तो आगे पहुंच गया,
तो लाइट रे आ रही है आपके पास, क्या उसी सेकंड पहुंच रही है? नहीं ना, लाखों साल लग जा रहे हैं उस लाइट रे को आते हुए। तो एक तो वो जो स्टार दिख रहा है वो एक्चुअली वहां पे है ही नहीं, एक्चुअली वहां पे है ही नहीं। और जिस ओरिजिनल स्टार से वो लाइट रे आई है, तो वो जो ओरिजिनल स्टार जिस पोजीशन पे रहा होगा, तो वो जो अभी स्टार हमें दिख रहा है वो उससे ऊंचा दिख रहा है। दिस इज द रीजन। व्हाट इज द रीजन? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, दैट्स इट। ठीक है, कमिंग टू सेकेंड, व्हाट इज द सेकेंड phenomenon which is taking place through atmospheric refraction? The sun appears oval or flat at sunrise and sunset. इसमें इसी में जोड़ लीजिए, उसको थर्ड पॉइंट नहीं बनाएंगे, इसी में जोड़ लीजिए। बट appears circular at noon। यानी जो सूरज है, कभी आप गौर से देखें सनराइज या सनसेट के वक्त, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा दबा हुआ दिखाई देगा, ओवल दिखाई देगा। लेकिन जब आप एकदम, जब सर के ऊपर होगा तो उस वक्त आपको एकदम सर्कुलर दिखाई देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अब इसी लेयर को मान लो सूरज यहां पे है, तो जब सूरज एकदम आपके ऊपर है, आप यहां पे हैं एकदम ऊपर है, तो रिफ्रैक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इट विल बी एक्टिंग लाइक ए नॉर्मल, समझ रहे हो? तो इस वजह से जो लाइट रे जहां की है वो वहीं से अपीयर होगी। इस वजह से पूरा का पूरा सूरज हमें सर्कुलर दिखाई देगा। लेकिन जब सनराइज या सनसेट की वजह से के वक्त जब हम उसको देखेंगे तो होगा क्या? मींस जब लाइट रे आएगी तो ड्यू टू डिफरेंट लेयर्स क्या होगा? दे विल बी रिफ्रैक्शन इन द लाइट रेज। तो जो लाइट रे जिस पार्ट से सूरज की आ रही है, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि वो एज इट इज उसी वक्त या फिर सेम टाइम सारी की सारी रे उस ऑब्जर्वर तक पहुंचे। क्या ऐसा जरूरी है? क्यों? क्योंकि जब वो आएगा साइड से, पॉइंट समझ में आया, तो उस वक्त रिफ्रैक्शन होने के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो कुछ पार्ट की लाइट रे रिफ्रैक्ट करेगी और कुछ पार्ट की लाइट रे रिफ्रैक्ट करेगी। सारी की सारी लाइट रेज एक साथ ऑब्जर्वर तक नहीं पहुंचेंगे। इसी वजह से हमें क्या दिखता है? जो सन होता है सनराइज और सनसेट के वक्त थोड़ा सा ओवल शेप का दिखाई देता है, लेकिन एकदम नून के वक्त यानी कि दोपहर के वक्त हमें कैसा दिखाई देगा? सर्कुलर दिखाई देगा। ठीक है, कमिंग टू द थर्ड रीजन, स्टार्स ट्विंकल। वो डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर का है। अब आप आसमान में उड़ जाइए और फिर ऐसे ऐसे सूरज को हाँ, मैं रियलिटी बता रहा हूं। आप सामने सामने सूरज को देखेंगे तो बहुत कम चांसेस होंगे रिफ्रैक्शन के। मैं यही तो कह रहा हूं, डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर कहां पे है उस वक्त, एटमॉस्फेरिक लेयर, कंडीशन, इन सारी चीजों पे भी। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ओवल ही दिखेगा, बट व्हाई इट अपीयर्स ओवल, ये क्वेश्चन है। जब ओवल दिखता है तो क्यों दिखता है? दिस इज द रीजन। ठीक है, स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट। अब देखो ट्विंकल क्या होता है? ट्विंकल मतलब यस, कभी आप स्टार्स को गौर से देखें तो कभी रोशनी तेज हो रही है, कभी डल हो रही है। तो वो जो ब्राइट, डल, ब्राइट, ये जो चल रहा है ये क्या है? ट्विंकलिंग है। तो स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक प्लैनेट दूर है वो नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये ब्राइट डल हो क्यों रहा है। तो जैसा कि हम ये जानते हैं कि जब स्टार्स से लाइट आती है, स्टार दूर है, लाइट आ रही है, ठीक है। अब ये भी हम जान रहे हैं कि जो एटमॉस्फेयर की लेयर है वो कांस्टेंट नहीं है। सेम पोजीशन पे आपके ऊपर कभी डेंस होगी और कभी रेयर होगी। अब बहुत ध्यान समझना, जब एक लाइट रे आ रही है, जब डेंस मीडियम होगा आपके ऊपर, ठीक है, जब डेंस मीडियम होगा तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा या कम होगा? जब डेंस मीडियम होगा
तो रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा कम होगा? रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा ना। लाइट रेज का रिफ्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ज्यादा लाइट रे रिफ्रैक्ट कर गई, कुछ लाइट रे आप तक पहुंची। पॉइंट को समझिएगा, डेंस होने की वजह से ज्यादा लाइट रेस क्या कर गई? रिफ्रैक्ट कर गई। अब जो रिफ्रैक्ट कर गई, अब जाके उधर से तो नहीं देखोगे ना, आप तो यहां खड़े हो। तो जो थोड़ी बहुत लाइट है वो आ रही है। तो जब थोड़ी लाइट आ रही है तो वही चीज आपको डल दिखाई देगी। पॉइंट समझ में आया? और जब रेयरर मीडियम है तो क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन कम होगा। जब रिफ्रैक्शन कम होगा तो फिर क्या होगा? ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आ रही होगी। तो जब ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आ रही होगी तो वही चीज ब्राइट दिखाई देगी। ठीक है? तो कभी ब्राइट दिखाई दे रही है, कभी डल दिखाई दे रही है। दैट्स वाई स्टार्स ट्विंकल। और रीजन क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्योंकि जब रिफ्रैक्शन होगा तो ऐसा तो नहीं है एकदम प्रिज्म की तरह सरफेस एकदम बेहतरीन तरीके से, ऐसा तो नहीं है कि ऐसा ही है प्रिज्म की तरह और लेंस की तरह एकदम तराशा हुआ सरफेस है हवा का, एटमॉस्फेयर, ऐसा तो नहीं है ना। तो कभी कुछ लाइट रे इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, फिर कभी इधर आ जाएगी। तो इसीलिए बीच बीच में हमें क्या दिखता है? ट्विंकलिंग दिखाई देती है। मतलब कभी वही चीज ब्राइट दिखाई दे रही है ड्यू टू मोर लाइट, और वही चीज डिम, मतलब डिम या डल दिखाई दे रही है ड्यू टू लेस लाइट। इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्विंकल। लेकिन प्लैनेट्स क्यों नहीं कर रहे हैं? वाई प्लैनेट्स आर नॉट डूइंग? तो प्लैनेट्स स्टार से बहुत करीब है, पहली चीज। रीजन क्या है? एक तो ये करीब है, दे आर नियर। ठीक है। दूसरा, अगर प्लैनेट के ऊपर देखो, अगर अर्थ की बात करो, ठीक है, तो प्लैनेट पॉइंट सोर्सेस की तरह बिहेव करता है। यानी उस प्लैनेट, क्योंकि सरफेस इवन नहीं है, पॉइंट समझ में आया? तो छोटे छोटे पॉइंट सोर्सेस ऑफ लाइट्स हैं, वो जिस वजह से भी हो, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो। ठीक है। तो ये रीजन निकल के आया, साइंटिस्ट ने ये कहा कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट सोर्सेस हैं, ठीक है, ये ओवरऑल एवरेज जब होता है तो वो क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। यानी जैसे मिसाल के तौर पर जिसको हम कहते हैं एवरेज, ठीक है, यानी इधर से लाइट ज्यादा आ रही है, इधर से कम आ रही है, फिर इधर से ज्यादा आ रही है, इधर से कम आ रही है। तो अगर ओवरऑल ग्लोब देखोगे तो वो क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। नॉट लाइक स्टार्स जहां से कॉन्टिन्यूअस लाइट रे आ रही है। प्लैनेट्स की अगर अपनी खुद की लाइट होती तो शायद वो भी हो जाता, ठीक है, लेकिन प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती है। दैट इज डिपेंडेंट ऑन अदर सोर्सेस, अदर स्टार्स। जब उस पर पड़ेगी तब रिफ्लेक्ट करके आएगी, सीधी सी बात। ठीक है। तो इसीलिए जो प्लैनेट्स होते हैं, एक तो सबसे पहले वो ज्यादा करीब होते हैं इन कंपैरिजन टू, हालांकि लाखों किलोमीटर दूर है, लेकिन स्टार्स के मुकाबले वो ज्यादा करीब है। दूसरा, प्लैनेट एक्ट्स लाइक अ पॉइंट सोर्सेस। पॉइंट सोर्सेस का मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने बताया, उसके जितने सरफेसेस हैं, कभी लाइट वहां से कम, कभी ज्यादा। अब मून है तो जाहिर सी बात है मून तब दिखेगा ना जब उसके ऊपर सन की लाइट पड़ेगी। पॉइंट समझ में आया? और जब लाइट पड़ती है तो एकदम इवन निकल के आता है। कभी गौर करना, एकदम इवन आ रहा है हर सरफेस, मतलब मून के हर सरफेस से लाइट एकदम सेम चली आ रही है, ऐसा नहीं। समझ रहे हैं? कहीं डार्क कहीं लाइट, अगर गौर से अगर देखो तो, ठीक है। तो वही चीज यहां पे बताई जा रही है। तो प्लैनेट्स क्योंकि ट्विंकल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो जो आ रहा है, कभी इधर से कम लाइट आ रही है लेकिन इधर से क्या आ रही है? ज्यादा। तो वो जो अमाउंट ऑफ लाइट आप तक पहुंच रही है वो क्या हो जा रही है? सेम। इसी वजह से आपको ट्विंकलिंग नहीं दिखाई दे रही है। वहीं समझ में आया? क्योंकि जितनी चीज जितनी करीब होगी, अब मान लो एक यहां पे ऑब्जेक्ट है, एक यहां पे ऑब्जेक्ट है, इससे निकलती हुई लाइट में रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा या इसमें? इसमें ज्यादा होगा ना, क्योंकि ये ज्यादा दूर है, इसको ज्यादा लेयर्स को पार करना है। पॉइंट को समझिएगा, ठीक है। हालांकि प्लैनेट और स्टार्स दोनों दूर है, दोनों एक्सोस्फीयर से आ गई हैं, लेकिन चूंकि वो पॉइंट सोर्सेस की तरह भी बिहेव करते हैं, इस वजह से जो अमाउंट ऑफ लाइट पहुंचती है ऑब्जर्वर तक, वो प्लैनेट से क्या पहुंचती है? सेम। इस वजह से वहां पे कोई भी ट्विंकलिंग दिखाई नहीं देती। तो स्टार्स ट्विंकल करते क्यों हैं? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट लिखे। हाँ बताओ क्या चीज? डिस्टेंस ज्यादा करीब है ना, और क्या? उन स्टार्स के मुकाबले तो सूरज बहुत करीब है, ठीक है। इस वजह से रिफ्रैक्शन जो होगा वहां पे देखिए जरा सूरज को, तो पता चल जाएगा जो लाइट रेज आ रही हैं वो कितनी धीमी कितनी तेज आ रही हैं।
लेकिन इसी सूरज को आप कहीं और से ऑब्जर्व करोगे, देन दिस सेम सूरज विल अपीयर योर ट्विंकलिंग, वो ट्विंकल करता हुआ आपको दिखाई देगा। इसीलिए हर स्टार क्या है, डार्क हो जाता है, क्योंकि आपका जो प्यूपिल है, ये जो होल है, तो जब आप डार्क में जाओगे तो उसको ओपन होने में टाइम लगेगा, जितना टाइम ओपन होने में लगेगा उतनी देर तक आपको डार्क दिखाई देगा, क्योंकि लाइट जा ही नहीं रही अंदर। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। तो एटमॉस्फेयर डिस्पर्जन की वजह से रेनबो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या, पहला रीजन स्टार्स अपीयर हायर इन पोजीशन देन दे एक्चुअली आर, सेकंड रीजन सन अपीयर्स ओवरऑल फ्लैट एट सनराइज और सनसेट, थर्ड स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट। तो ये तीन रीजन, यानी ये तीन जो है आपके कोर्स में, और इनका रीजन क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। डिस्पर्जन मत लिख देना या फिर सिंपल रिफ्रैक्शन मत लिख देना। हाँ, अगर रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन दोनों है तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, ये याद रखिएगा। कोई डाउट इसमें? पक्का? ठीक है, अब कल आना, क्योंकि कल ये कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि अगर अभी मैं शुरू करूंगा तो कल मुझे शायद 20 मिनट में ही क्लास छोड़नी पड़े, इसलिए कल आओ तो पूरा वो टाइम लग जाएगा। और कल हम लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब वो नहीं, कोई न्यूमेरिकल नहीं इसमें। ह्यूमन आई अगर होता या मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया ये सब होता तो न्यूमेरिकल होता, लेकिन यहां पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ थ्योरी। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कल शुरू करेंगे, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट रीजन किन किन फिनोमिनन के लिए, वो चीजें हम समझेंगे। ठीक है, चलो फिर।